नमस्कार दोस्तों, मैं अनूप कुमार शर्मा और आज हम एक फिजिकल केमिस्ट्री के बहुत ही स्पेशल टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है थर्मोडायनामिक्स। देखिए, जैसा कि नाम में प्रतीत हो रहा है, इसमें दो पार्ट हैं। एक पार्ट जो है वो थर्मो है और इसका दूसरा पार्ट है डायनामिक्स। ये जो थर्मो पार्ट है वो रिलेटेड है एनर्जी से। और जो दूसरा पार्ट जो थर्मो के बाद का जो डायनामिक्स पार्ट है वो पार्ट है रिलेटेड टू मोशन। अब इन दो चीज़ों से पता चल रहा है कि थर्मोडायनामिक्स का डेफिनेशन क्या बनता है। दैट इज द स्टडी अबाउट द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी is called thermodynamics. The study about the transformation of energy is called thermodynamics. अब इससे पहले हम देखते हैं कि ये एनर्जी है क्या। देखिए, एनर्जी में एक कॉन्सेप्ट है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इसमें ये कहा गया है कि एनर्जी नहीं बनाई जा सकती है, नहीं नष्ट की जा सकती है। दैट मीन्स एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। अब ये बन भी नहीं सकती और नष्ट भी नहीं सकती, तो क्या हो सकती है? इट में चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। एनर्जी जो है वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज हो सकती है। जैसे मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे हम लोग देखते हैं कि जनरेटर में क्या होता है, उसमें मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल में चेंज होता है। जैसे मान लीजिए हम किसी चीज़ को जला रहे हैं तो उसमें क्या होता है, उसमें हीट निकलता है। हीट कैसे निकलता है? फ्यूल बर्निंग से। अब ये तो हीट हो गया। अब दूसरा है वर्क भी होता है, ठीक है। और एक एनर्जी ट्रांसफ़र होता है, इसमें आता है एक तो है इलेक्ट्रिकल वर्क होता है। तो आगे हम लोग बात करते हैं एनर्जी के बारे में कि एनर्जी जो है वो पहले हम लोग बात किए कि एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में वो चेंज हो सकती है, ठीक है। तब जो एनर्जी है वो जब रिलीज होती है तो किस किस फॉर्म में निकल सकती है? एक जो है वो हीट के फॉर्म में निकल सकती है। हीट के फॉर्म में कब? जब हम लोग फ्यूल बर्न करते हैं। दूसरा जो वर्क के फॉर्म में निकल सकती है, वर्क के फॉर्म में निकल सकती है। अब इसमें भी जैसे कि हम लोग मान लेते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी है, या ये कहें कि जनरेटर है, उससे क्या निकलता है? मैकेनिकल वर्क, ठीक है। अब हीट और वर्क दोनों जो हैं वो एनर्जी के फॉर्म है,
लेकिन दोनों में डिफरेंस है। डिफरेंस को हम समझेंगे पहले, तो पहले हम लोग देखते हैं वर्क का डिफिनेशन क्या है। वर्क का मतलब ये होता है कि मोशन अगेंस्ट द अपोजिट फोर्स, दैट इज to achieve the motion against the opposite force। जो फोर्स है उसके अपोजिट में कोई भी मोशन करना है तो हमको वर्क करने की ज़रूरत पड़ेगी। और हीट क्या है, हीट के बारे में भी जानेंगे हम लोग। हीट जो है वो एक प्रोसेस है, एंटिटी नहीं है। हीट is a process, not a entity। एक प्रोसेस है, एंटिटी नहीं है। अब इसका डेफिनेशन क्या होगा, तो हीट जो है वो एनर्जी का एक फॉर्म है, ये हमको पता है। ये हीट कब हमको पता चल जाए कि ये हीट है, कब, जब टेम्परेचर डिफरेंस होता है। बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। जब सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस होता है तो उसको हम लोग कहते हैं कि हीट ट्रांसफ़र हुआ है या हीट जनरेट हुआ है। ठीक है, तो एनर्जी के दो फॉर्म है, हीट और वर्क। एग्जाम्पल के तौर पर हमने देख लिया कि फ्यूल बर्निंग जो है वो हीट का फॉर्म है, और इलेक्ट्रिसिटी या मैकेनिकल और जैसे जनरेटर है वो जो है वो वर्क का फॉर्म है। वर्क जो होता है मोशन अगेंस्ट द अपोजिट फोर्स। जैसे मान लीजिए कि कोई भी चीज़ है, ऐसे मान लीजिए हम लोग ऊपर उठा किसी भी चीज़ को उठा रहे हैं तो ग्रेविटी के अपोजिट फोर्स लग रहा है, वो एक वर्क में आ जाएगा। और हीट जो है, जैसे मान लीजिए कि दो अलग अलग टेम्परेचर है, तो जैसे मान लीजिए कि हीट है और ये कोल्ड है, हॉट है, कोल्ड है। अब इसको जब हम टच करते हैं तो टेम्परेचर डिफरेंस के चलते लगता है कि ये गर्म है, तो वही है हीट ट्रांसफ़र टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग, वो जो होता है हीट के फॉर्म में निकलता है। ठीक है, अब हीट और वर्क में डिफरेंस क्या है वो उसके बारे में हम लोग देखते हैं। हीट और वर्क में डिफरेंस क्या है, देखिए हीट जो है वो थर्मल मोशन है, सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में, बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। ये क्या है, ओरिएंटेड मोशन है, ओरिएंटेड कर सकते हैं या अरेंज्ड मोशन। बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। जैसे मान लीजिए कि ये सिस्टम का पार्ट है और ये जो है वो सराउंडिंग का पार्ट है। तो सिस्टम से जो भी मोशन निकलेंगे थर्मल मोशंस वो रैंडम होते हैं। दैट मीन्स हीट इज ए नॉन डायरेक्शनल। उस किसी भी डायरेक्शन में जा सकते हैं। जबकि वर्क में क्या होता है, एक ओरिएंटेशन होता है, अगर इस दिशा में जा रही है तो इसी दिशा में होती है। दैट मीन्स जो वर्क होता है वो डायरेक्शनल होता है। ठीक है, दो डिफरेंस है हीट और वर्क के बीच में, लेकिन ये दोनों फॉर्म जो है वो एनर्जी के ही हैं। अब हम लोग जानते हैं कि जो थर्मोडायनामिक्स पार्ट है, थर्मोडायनामिक्स, इसके बारे में अगर हमको जानना है तो उससे पहले हमको क्या चीज़ जाननी पड़ेगी। इसके बारे में अगर हमको जानना है तो हमको दो चीज़ों के बारे में जाननी पड़ेगी, एक सिस्टम के बारे में और एक सराउंडिंग के बारे में। सिस्टम क्या है जिसके बारे में हमको डिस्कस करना है, वो सिस्टम का पार्ट रहता है जिसमें दैट मीन्स द 3D region which have
which have to be स्टडी। इसके बारे में हमको जानना है, वो हो गया सिस्टम। अब सराउंडिंग क्या हो गया? द रीजन around the system is called surrounding। दैट मीन्स कि जो सिस्टम है उसके बाहर का जितना भी वातावरण है या कह सकते हैं कि रीजन है, उसको हम लोग कहेंगे सराउंडिंग। तो थर्मोडायनेमिक्स जानने के लिए हमको 2 चीज़ें जाननी जरूरी है, सिस्टम और सराउंडिंग। ये जो सिस्टम और सराउंडिंग है वो यूनिवर्स के 2 पार्ट हैं। यूनिवर्स जो है वो इन्हीं सिस्टम और सराउंडिंग से मिलके बना है। जैसे मान लीजिए कि एक घर है, तो घर एक सिस्टम हो गया। अब घर के चारों तरफ का जो चीज़ है, ठीक है, वो आ जाएगा सराउंडिंग में। कोई भी चीज़, अब सिस्टम में कुछ भी हो सकता है। सिस्टम में हम लोग ले सकते हैं एक घर ले सकते हैं या सेल, जिसके बारे में हमको स्टडी करनी है। सेल भी जो है वो सिस्टम होगा। अब सेल के चारों तरफ का जो एटमॉस्फेयर है वो आ जाएगा सराउंडिंग में। सेल हो गया, ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होगा, ये जो है वो बायोलॉजिकल सेल है, इसके बारे में जिसको हमको डिस्कस करना है। कोई वेसल हो गया, वो भी जो है वो सिस्टम का ही पार्ट है, ठीक है। तो थर्मोडायनेमिक्स में 2 पार्ट है, सिस्टम और सराउंडिंग। सिस्टम जो है 3 डायमेंशनल रीजन है जिसके बारे में वो स्टडी करनी है, और इसके चारों तरफ का जो रीजन होगा वो आएगा सराउंडिंग में। एग्जाम्पल के तौर पर हमने देख ही लिया, सेल हो गया, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हो गया, वेसल्स हो गए, ये सब हो गए सिस्टम के पार्ट, और इसके चारों तरफ का जो पार्ट है वो आ जाएगा सराउंडिंग में, ठीक है। अब सिस्टम कितने तरह के होते हैं उसके बारे में जानेंगे। तो सिस्टम जो होता है वो डिपेंड करता है कि उसका बाउंड्री क्या है, बाउंड्री कैसी है। तो सिस्टम जो डिफाइन होता है, टाइप्स ऑफ सिस्टम, वो डिपेंड करता है इस बाउंड्री, इसकी बाउंड्री कैसी है उस पर डिपेंड करता है कि किस टाइप का ये सिस्टम है। जैसे मान लीजिए हम लोग इसके सिस्टम के 3 पार्ट हैं, 3 तरह के सिस्टम होते हैं। एक जो होता है ओपन, दूसरा क्लोज, और तीसरा होता है आइसोलेटेड। ओपन, क्लोज और आइसोलेटेड। अब इसके एग्जांपल्स हम लोग देखते हैं कि कौन ओपन में आएगा, कौन क्लोज में आएगा, और कौन जो है वो आइसोलेटेड सिस्टम में आएगा। एग्जांपल के तौर पे हम लोग देखते हैं कि एक गिलास लेते हैं हम लोग, ठीक है। गिलास में हम लोग हॉट वाटर लिए हैं, हॉट या वार्म वाटर लिए हुए हैं, ठीक है, हॉट और वार्म वाटर लिए हुए हैं। अब जो गिलास में जो पानी रखा हुआ है उसको हम लोग ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं किसी दूसरे बर्तन में, और इसका जो एनर्जी है वो इस गिलास से बाहर भी निकल सकता है। जैसे मान लीजिए गिलास गर्म पानी रखें गिलास में, कुछ देर के बाद वो ठंडा होता है। ठंडा क्यों होता है? क्योंकि वहाँ से हीट जो है वो दूसरे तरफ में जाती है। तो इसमें होता क्या है, मैटर भी ट्रांसफ़र होता है और हीट भी ट्रांसफ़र होता है। ये दोनों जो है वो ट्रांसफ़र होंगे, तो उसको क्या कहेंगे, ओपन सिस्टम। तो ये एग्जांपल हो गया ओपन ग्लास जिसमें कि हॉट वाटर रखा हुआ था, तो एक सिस्टम हो गया ओपन सिस्टम। अब दूसरा क्लोज सिस्टम के बारे में हम लोग बात करेंगे। इसके लिए हम लोग एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं प्रेशर कुकर का ले रहे हैं एग्जांपल। अब प्रेशर कुकर क्या होता है कि वो बंद रहता है, ऊपर से ढक्कन लगा है, प्रेशर बना है, वो बंद रहा है, ठीक है। उस बंद में क्या है, मान लीजिए हमने बर्नर ऑफ कर दिया और टेम्परेचर मान लीजिए कुकर का है सपोज T1, कुकर का टेम्परेचर है T1, ठीक है। बंद कर दिए बर्नर, उसके कुछ देर के बाद या कुछ घंटे के बाद क्या होता है कि वो कुकर ठंडा होता है। कैसे ठंडा होता है? क्योंकि इसमें की जो हीट है वो जो है कुकर से चली जाती है बाहर एटमॉस्फेयर में। तो ये एक पार्ट हो गया क्लोज सिस्टम का। क्लोज सिस्टम में क्या हो गया कि जो कुकर में चीज़ें रखी है वो तो ट्रांसफ़र हो नहीं है, लेकिन ट्रांसफ़र क्या रहा है उसमें, हीट। दैट इज जो दूसरा पार्ट है क्लोज सिस्टम,
उसमें क्या हो रहा है, मैटर ट्रांसफ़र ये नहीं हो रहा है, हीट का जो है वो ट्रांसफ़र हो रहा है। ठीक है, तो क्लोज सिस्टम में क्या होता है, मैटर ट्रांसफ़र नहीं होता है लेकिन हीट का ट्रांसफ़र होता है, उसको हम लोग कहते हैं क्लोज सिस्टम। ये ओपन सिस्टम था, ये क्लोज सिस्टम था। और तीसरा एक होता है आइसोलेटेड सिस्टम। अब उसका हम लोग कौन सा एग्जांपल लें, तो उसका सबसे सिंपल एग्जांपल है थर्मो स्टील बॉटल। थर्मो स्टील बॉटल जो है वो इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है। अब थर्मो स्टील बॉटल में हम लोग जब गर्म पानी रखते हैं तो उसमें गर्म ही रहता है, कई घंटों तक उसमें गर्म रहता है, उसका हीट जो है वो थर्मो स्टील बॉटल से बाहर की तरफ नहीं जाता है। तो बाय द मीन्स उसमें क्या होता है, नो ट्रांसफ़र ऑफ हीट एंड मैटर। हीट और मैटर दोनों चीज़ें उसमें से ट्रांसफ़र नहीं होती हैं। वो किसका एग्जाम्पल हो गया, आइसोलेटेड सिस्टम का। ठीक है, दो और तरह के सिस्टम होते हैं, उसमें एक जो है वो होता है एडियाबैटिक सिस्टम। ठीक है, और इसी में एक और होता है डायथर्मिक। डायथर्मिक जिसमें कि मतलब एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है, हीट का ट्रांसफ़र होता है। एडियाबैटिक में क्या होता है कि हीट का ट्रांसफ़र नहीं होता है, ट्रांसफ़र ऑफ हीट। इसमें जो है एडियाबैटिक सिस्टम में नो ट्रांसफ़र ऑफ हीट, इसमें हीट का ट्रांसफ़र नहीं होता है। ठीक है, अब तो सिस्टम के बारे में हम लोग जान गए। अब हम लोग चलते हैं सिस्टम की प्रॉपर्टी के बारे में। तो उसमें प्रॉपर्टी में पहला पार्ट आता है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी आती है और दूसरा एक प्रॉपर्टी है इंटेंसिव प्रॉपर्टी, उसको बाद में हम लोग देखते हैं। तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का लिए हम लोग एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक बर्तन रखा हुआ है, इस बर्तन में मान लीजिए कि 5 किलो कुछ रखा हुआ है, मान लीजिए अनाज ही रखा है। ठीक है, तो हम इस बर्तन में एक 2 पार्ट कर देते हैं, बीच में कुछ रख देते हैं मान लीजिए, तो एक पार्ट ये हो गया और एक पार्ट हो गया। ठीक है, तो 5 किलो जो था वो बट गया है दो पार्ट में। मान लीजिए एक M1 हो गया और मान लीजिए एक M2 हो गया। ये मान लीजिए कि M था। ठीक है, अब हम लोग बांट दिए 2 पार्ट में, तो एक पार्ट में M1 है, एक पार्ट में M2 है। तो क्या जो M है वो बराबर है M1 के, या M जो है वो बराबर है M2 के, क्या ये है? तो हम लोग इसको कहेंगे नहीं, M जो है वो M1 के बराबर नहीं है और M2 के भी बराबर नहीं है। क्यों? क्योंकि जो 5 किलो था वो बट गया 2 पार्ट में। तो इसमें हो सकता है कि 2.5 किलो, इसमें 2.5 किलो हो, या इसमें हो सकता है 2 किलो हो, या इसमें, मतलब कि दोनों का जो सम आएगा वो आएगा 5 किलो के बराबर। तो इसमें देख रहे हैं कि ये जो पार्ट था 2 पार्ट में जब बटने के बाद जो क्या हुआ, ये जो है वो इसके बराबर में नहीं है। ठीक है, तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी जो होती है वो मैटर के अमाउंट पर डिपेंड करती है। तो ये जो है वो प्रॉपर्टी जो है वो डिपेंड्स करती है अमाउंट ऑफ मैटर। तो हमने तो एक एग्जांपल लिया ये अनाज का, जिसमें हम लोग लेते हैं मास। दूसरा एग्जांपल इसका क्या होगा, मास इसका लिए हम लोग इसका दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं वॉल्यूम। पहला जो था वो मास था और दूसरा हो गया वॉल्यूम। वॉल्यूम का भी एग्जांपल वैसे ही है। जैसे मान लीजिए कि 1 लीटर इसमें तेल भरा है और इसमें हम लोग एक तो बाउंड्री खींचिए, तो मान लीजिए कि इसका कुछ और होगा, इसका और होगा, जिसमें कि M = M1 + M2 हो सकता है, लेकिन M M1 के बराबर में नहीं होगा। मतलब कि जब हम लोग इमेजिनरी लाइन कोई खींच रहे हैं किसी उस सिस्टम में, तो उसके बाद भी अगर सिस्टम जो है वो सिस्टम का जो चीज़ है वो
इसके बराबर में है तब तो हम लोग कहेंगे कि वो इंटेंसिव है, मतलब अमाउंट पे डिपेंड नहीं करती है, अमाउंट ऑफ मैटर डिपेंड नहीं करता है, उसको हम लोग कहते हैं इंटेंसिव। इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या है? डज नॉट डिपेंड ऑन amount of system, amount of the system कह सकते हैं, amount of the system फिर डिपेंड नहीं करता है। अब उसका एग्जांपल क्या होगा, उसका एग्जांपल हम लोग देखते हैं। ठीक है, हम इसको बांट देते हैं दो पार्ट में, एक एक्सटेंसिव और दूसरा इंटेंसिव। इसका एग्जांपल हमने देख लिया मास और वॉल्यूम। इसका हम लोग एग्जांपल देंगे, पहला एग्जांपल देंगे प्रेशर का और इसका दूसरा एग्जांपल देंगे हम लोग टेम्परेचर का। जैसे मान लीजिए कि एक ट्यूब ही है, ट्यूब कह सकते हैं या मतलब टायर, जो टायर के अंदर जो लगता है ट्यूब, उसको लेकर हम लोग चलते हैं। तो हम लोग अगर इसको दो पार्ट करें, इसको यहाँ से बंद कर दिया, यहाँ से बंद कर दिया, मान लीजिए टोटल प्रेशर पहले जो था P था, अब बंद करने के बाद में भी क्या होगा, इसका भी प्रेशर और इसका प्रेशर मान लीजिए P1 है और P2 है। जब हम लोग इसको ट्यूब को जब बंद नहीं किए थे तो उस टाइम प्रेशर P था, लेकिन अब दोनों तरफ से अगर मान लीजिए बंद कर दिए तब भी इसका प्रेशर P ही रहेगा, दोनों की तरफ P रहेगा, क्योंकि हवा तो दोनों तरफ सेम वही रहेगी, उसी टाइप की रहेगी। ठीक है, तो प्रेशर जो है वो दोनों तरफ सेम रहेगा, दैट मीन्स P इक्वल टू P1 भी रहेगा और P इक्वल टू P2 भी रहेगा। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि इधर जितना अमाउंट था गैस का, गैस मतलब जो हम लोग हवा भरते हैं, इधर हवा का अमाउंट और इधर हवा का अमाउंट, इन दोनों पर डिपेंड नहीं करता है प्रेशर। दैट मीन्स द इंटेंसिव प्रॉपर्टी डज नॉट डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ द सिस्टम या सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस। इसका ऐसे ही एग्जांपल हम लोग देखते हैं टेम्परेचर का, और टेम्परेचर के लिए भी वही देख सकते हैं। मान लीजिए कोई ट्यूब है, इसका टेम्परेचर T है, इसमें मान लीजिए एक बाउंड्री अगर खींचते हैं हम लोग इमेजिनरी, और इसका ये हो गया T1 और T2, तो जो T1 और T2 है वो T के बराबर ही रहेगा, उससे अलग नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टी के बारे में बात की और उसके एग्जांपल्स के बारे में हम लोग बात किए हैं। ठीक है, अब एक और बात आती है कि क्या दो रेशियो अप टू एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, क्या वो भी एक्सटेंसिव ही होगा कि इंटेंसिव होगा? रेशियो अप टू एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी वो क्या होगा, एक्सटेंसिव होगा कि इंटेंसिव होगा? तो उसका उत्तर है इंटेंसिव प्रॉपर्टी बनेगा। अब कैसे, उसका एग्जांपल हम लोग जैसे देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि डेंसिटी है, ठीक है, डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम होता है। तो मास जो क्या है वो एक्सटेंसिव है और वॉल्यूम जो है क्या है वो भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। तो दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का जो रेशियो है वो ऑलवेज क्या होगा, इंटेंसिव प्रॉपर्टी होगा, इंटेंसिव प्रॉपर्टी ही होगा। दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का रेशियो हमेशा इंटेंसिव प्रॉपर्टी होगा। तो ये तो डेंसिटी हो गया, जो इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो गया, और दूसरा हो गया मोलर क्वांटिटी। मोलर क्वांटिटी जो है वो हमेशा इंटेंसिव प्रॉपर्टी होगी। मोलर क्वांटिटी ऑलवेज इंटेंसिव प्रॉपर्टी, मोलर क्वांटिटी ऑलवेज इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो हमने देख लिया एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टी के बारे में। ठीक है, तो अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे रिलेशन बिटवीन हीट एंड वर्क एंड अदर
स्टेट फंक्शन और वेरिएबल्स। तब तक के लिए थैंक यू।